आगंतुक अतिथि आ चुके हैं। मेरा निवेदन है स्थान अतिथि कार्यक्रम को प्रारंभ करवाया जा सके। मित्रों, जैसा कार्यक्रम से आप परिचित हैं, नानाजी देशमुख से आशीर्वाद लेने गया था। उन्होंने मुझको कहा था जीतना तो आसान होता है, पर दोबारा और बार बार जीतना और एक ही क्षेत्र से जीतना ये अपने आप में महत्वपूर्ण। व्यक्तित्व के संदर्भ में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं मानता हूँ कि आज का कार्यक्रम उस व्यक्तित्व का नहीं है, इस समाज का है, इस संस्था का है, लोकतंत्रीय मूल्यों का है। और इनको ही लेकर आज हम उस व्यक्ति को नहीं, अपने आप को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, जो बिल्कुल अपराजेय रहकर राजनीति के अंदर, क्योंकि ऐसा मैं समझता हूँ आज के दौर में जहाँ पर जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठती है, जनप्रतिनिधि के ऊपर मैं अपने बीच में आदरणीय अडवाणी जी, सम्मानीय अध्यक्ष लोकसभा, आदरणीय संसद अपने बीच में आ चुके हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि वास्तव में जिस दौर में आज उंगली उठाते हैं और कभी कभी तो अदालतों और उनके चक्रों पर जो अपराजेय 3 बार विधायक और 5वीं बार लोकसभा में रहने के बाद जिनकी चादर पर कोई शिकन नहीं आई, हिंदू भी नहीं आया, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर हम एकत्रित हैं। और ये वास्तव में इस बात का प्रतिमान के साथ भी रह सकता है और कार्य कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों से एक बार श्री राम नायक जी के लिए एक तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे माननीय अतिथि श्री जितेंद्र कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर श्री जितेंद्र कुमार जी। हे जन्मभूमि भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जग जग मगा रहा है सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है। उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर उस दीप की शिखा को ज्योति
द्योतित सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। दुर्जेयसी बनी है जिसका विशाल मंदिर, आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। धन्यवाद श्री जी। राज्य मंत्री श्रीमती भावनाबेन चिखलिया जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। मेरा आग्रह है कि सबसे पहले अध्यक्ष लोकसभा साथ में एक प्रतीक चिन्ह, अरे चिखलिया जी, फिर आदरणीय चिखलिया जी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ आदरणीय श्री उप प्रधानमंत्री माननीय श्री अडवाणी जी को, मेरा आग्रह है कि प्रतीक चिन्ह भी आपको पुनः श्रीमती चिखलिया जी पुष्प गुच्छ संसदीय कार्य एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के लिए। पुनः प्रतीक चिन्ह मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि पुष्प गुच्छ आदरणीय श्री राम नायक जी को भी वो देकर स्वागत करें उनका। सामान्यता ऐसा होता है और सांसदों के बारे में, क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव है कि कोई पुस्तक आती है और ऐसा कोई पत्र आता है तो माननीय श्री रामनाथ जी की पुस्तक जिसके पास भी गई उसने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी टिप्पणी की और बहुत ही धन्यवाद के साथ पत्र भी भेजे। बहुत से इतने लोगों के पत्र आए कि हमने कहा कि इसकी भी एक पुस्तक बन सकती है। पर मैं यहाँ पर और अधिक न बोलते हुए हमारी नेता विपक्ष सोनिया जी सहित पक्ष और विपक्ष के सभी मूर्धन्य नेताओं के और अन्य लोगों के आपको पत्र इस संदर्भ में प्राप्त हुए। मैं सबका उल्लेख करना नहीं चाहूँगा कि मैं दो पत्रों का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं बीच की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। Your deep commitment to the principles of democracy, your thorough insight of the subject, and the sincere manner you have served your constituency should be lesson for others to emulate. Yours has been an inspiring tenure, and I have had the good fortune of watching you from the first day of your entry into the Lok Sabha. I also admired greatly the successful way you fought against your फिजिकल एलिमेंट्स। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। एक दूसरा पत्र है आदरणीय श्री शरद पवार जी का। यू हैव ऑलवेज एस्पाउस्ड इफेक्टिवली द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज विच कंसर्न द कॉमन पीपल, द सिंपलिसिटी एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन फॉर प्रमोटिंग पीपल कॉजेज
and the values that you have displayed in public life will continue to attract and endear you to the people at large. बहुत सारे लोगों के पत्र हैं जिसमें आदरणीय श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, आदरणीय श्री देवगौड़ा जी, श्री वेंकैया नायडू जी, तो मैं केवल एक उल्लेख के रूप में आपको बताना चाहता हूं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मेरा 4 वर्ष तक आदरणीय श्री रामनाथ जी के साथ रहा और उस साथ में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। मैंने कई बार उनके मुंह से सुना और मुझे वो शब्द याद हो गए। तो आज मैंने उनको कंफर्म करा, क्योंकि इस आयु के बाद भी और कुछ बातों का उल्लेख करने के बाद मुझे लगता है कि आदमी हर समय सिखाता है और व्यक्ति हर समय सीखता है। वो जब कभी अच्छे मूड में होते हैं तो लोगों को जो लेसन देते हैं, तो मैं एक ही उसकी लाइन सुनाना चाहता हूँ। एक जगह पर भाषण दे रहे थे, बोले राजनीतिक क्षेत्र में क्या सभी क्षेत्र में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली लाइन स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते रहिए चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो। दूसरी बात उन्होंने की अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट, दूसरे को अप्रिशिएट करिए। और उसके बाद का डोंट बी लिटिल अदर्स, दूसरे को छोटा मत समझिए। और इसके आगे भी कहा, क्योंकि काम करने का तरीका होता है, देयर इज ऑलवेज बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। और ये वास्तव में हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही अंतिम है। और मैं उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। और फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर कामा और फुल स्टॉप की गलती भी हमारे ऑफिस वालों की पकड़ लेते हैं और हमारे पेट्रोलियम विभाग के लोग कहते हैं कि साहब कमाल हो गया, ये तो इनसे कोई चीज़ छूटती नहीं। इसीलिए लोकसभा के अंदर कभी किसी भी उत्तर देने में आदरणीय श्री राम नायक जी पीछे नहीं रहे, उत्तर बढ़कर दिया और बहुत ज़्यादा दिया। ये हम सबके समझने की बात है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ ये एक आदर्श है राजनेताओं के लिए कि हम लोग किस प्रकार से कार्य करें। मुझे ध्यान है एक बार बहुत पहले आदमी कैसे काम करते हैं, कैसे चुनकर आते हैं, तो मैं उन बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ, पर लगातार चुनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हमारे एक सांसद 3 बार सभासद, 3 बार विधायक और 3 बार सांसद, उस समय चौथी लोकसभा थी, चुनकर आए थे। हम नेताओं को ये भी काम करना पड़ता है राजनीतिक क्षेत्र में है कि अगर किसी व्यक्ति की अस्थि हम ना पहुंचा सकते हो तो वो भी हम अपने कंधे पर रखकर हरिद्वार ले जाए पहुंचाने। आज का मतदाता, आज का कार्यकर्ता कहाँ तक अपेक्षा करता है और उस कसौटी पर हम कितना खरा उतरते हैं। जब मैं 89 में चुनकर आया, आदरणीय राम नायक जी मेरे उसी वर्ष चुनकर आए थे लोकसभा में, तो हमें ये लगा कि ये तो रेल के मास्टर हैं, हर काम में रेल, और जब भी देखते तो लगता था रेल की बात करते हैं। और बाद में लगा वो रेल नहीं, सब तरफ बात करते हैं। अगर लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय की कुर्सी के ऊपर कुछ लिखता है तो वो भी उनके ध्यान में है, और बाहर लिखा है वो भी उनके ध्यान में है। इसलिए कुछ बातों के लिए तो लोकसभा हमेशा उनको याद करेगी, चाहे फिर वंदे मातरम का गायन हो, चाहे फिर डिब्बा बंद दूध की बात हो, और फिर चाहे बम्बई को मुंबई कहना। अगर गलती से हमारे मुंह से बम्बई निकल जाए तो चाहे कहीं क्यों ना हो वो शर्तियाँ टोक के। ये वास्तव में हमें लगता है कि किस बात को हम कैसे कहाँ पर कहें। तो कहने को बहुत सारी बातें, और मैं अपने आप को आप सबके बीच में बहुत छोटा मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अनुभव आप सबका है। और ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पर इस बात के लिए अवसर न दिया जाए कि मैं बोलता रहूँ और मैं आपको बोर करता रहूँ। मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ, पर कुछ कहना मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, इसलिए मैं अब और अधिक न कहते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री राम नायक जी से कि वो यहाँ पर आकर जो आज पुस्तक जिसका विमोचन हो रहा है, क्योंकि उनकी विशेषता है कि हर वर्ष पुस्तक का प्रकाशित होना, अपने कार्यों का प्रकाशित करना, लोगों ने सलाह दी। मुझे ध्यान है मैं टेलीविज़न पर देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। आदरणीय अडवाणी जी ने राम नायक जी के कार्यक्रम का सम्मिलित हुए थे मुंबई में, तो देखकर मैं दंग रह गया किस प्रकार का कार्यकर्ता पर आदरणीय अडवाणी जी ने उसके बारे में हम लोगों को बताया भी। तो मैं क्षमा चाहते हुए आदरणीय श्री राम नायक जी से उनसे आग्रह करूंगा कि वो पुस्तक और हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन करें। इस गरिमामय मंच को अलंकृत करने वाले लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी जी, उप प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी, श्रीमती भावनाबेन चिखलिया, सभागार में उपस्थित पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी, मंत्रीगण, हमारी राज्यसभा की उपाध्यक्षा, सहयोगी सांसद, पत्रकार मित्र, भाई और बहनों, मैं खुद को बड़ा भाग्यवान समझता हूं कि आप इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। आपको सबको मेरा विनम्र अभिवादन है, अभिनंदन भी है। मैं खुद को इसलिए भी भाग्यवान समझता हूं कि मुंबई जैसे देश के आर्थिक राजधानी से मुझे यहां पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश में इस समय पर सबसे बड़ी 3 लोकसभाएं हैं। एक बाह्य दिल्ली है, दूसरा ठाणे लोकसभा क्षेत्र है और तीसरा मेरा उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां मतदाताओं की संख्या 23 लाख है। तो ऐसे उत्तर मुंबई से 5 दफे लोकसभा में आने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके पहले उसी क्षेत्र की एक विधानसभा बोरीवली, वहां से 3 दफे मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में गया और ये अपने आप में मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन इतना प्यार शायद ही किसी को अपने निर्वाचन क्षेत्र से मिला होगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। मैं वैसे महाराष्ट्र के जहाँ हमेशा अकाल रहता है, ऐसे एक अकालग्रस्त देहात से, आटपाड़ी उसका नाम सांगली जिले में है, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे। कड़वा अनुशासन और उसके साथ ही साथ बुद्धि प्रामाण्यता से काम करना चाहिए। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जब पुणे में बीकॉम पढ़ने के लिए आ गया तो मैं राजनीति में जाऊंगा। और बीकॉम 1954 में होने के बाद नौकरी के लिए मैं मुंबई गया और अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में मैं हेड क्लार्क, अपर डिवीजन क्लार्क बना। तो अपर डिवीजन क्लर्क के नाते काम करते करते फिर लॉ किया, फिर सरकार की नौकरी छोड़ दी, दूसरे प्राइवेट नौकरी में गया, फिर जनसंघ के काम में गया। तो ये करते करते जनसंघ का मैं मुंबई का संगठन मंत्री बना। और हमारे यहाँ एक पद्धति थी जनसंघ में कि जो संगठन मंत्री होता है वह कभी चुनाव नहीं लड़ता है। और मैंने 1977 तक चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन बाद में सभी पार्टियां इकट्ठी आई, जनता समाजवादी पार्टी, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और जनता पार्टी बनी। चंद्रशेखर जी हमारे अध्यक्ष थे। और फिर उसमें हो गया कि भाई अब संगठन वगैरह कुछ जिस प्रकार से सब मिलकर काम कर सकते हैं करें। और इसलिए मैं पहले दफे बोरीवली विधानसभा से चुनाव के लिए खड़ा हुआ। मैं ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि अपने आप में जीवन के कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और ऐसे मोड़ में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और ऐसे ही एक मोड़ में मुझे लोकसभा का भी चुनाव लड़ना पड़ा और 89 से 5 दफे यहाँ पर आया। जीवन में काम करते समय जो 3-4 बातें समझ में आई वही मैं, क्योंकि काम मैंने क्या किया मोटे तौर पर सब जानते हैं। लेकिन जैसे मैं पुणे में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीक से संपर्क आया
तो मैंने वहां सीखा देश राष्ट्रभक्ति कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ सांघिक काम कैसे करना चाहिए, अपने साथियों को साथ में लेकर कैसे काम करना चाहिए। बाद में जब जनसंघ में काम कर रहा था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वैचारिक मार्गदर्शन, एकात्म मानववाद मतलब क्या है, कैसे समाज की सेवा करनी चाहिए राजनीति में रहकर, और ये विचारों की एक सैद्धांतिक बैठक उनसे मैंने सीखी, प्राप्त की। और जब संसद में आया तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन सबका मार्गदर्शन। तो मैं इस समय पर वही कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि इन सभी के प्रयासों के कारण एक देहात में स्कूल के हेडमास्टर का लड़का अब दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री बन गया। ये लोकशाही की कमाल है और ये लोकशाही की विशेषता है कि जो काम कर सकता है उसको लोग आगे लाते हैं और बार बार इस प्रकार का सहयोग मिलता है। जब आप किताब, और सबको किताब जाते समय दिया जाएगा, किताब पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ बातें आपको ख्याल में आएगी, लेकिन यह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसका कई प्रकार से उपयोग करके जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, देश के कई प्रकार के काम कर सकता है। और छोटी छोटी बातों का लाभ मैं उठाता रहा कि जैसे जिस समय पर मैं पहले दफे शपथ लेने के लिए आया और दूसरे दिन लोकसभा में आपने क्या बोला उसका हर सदस्य को दिया जाता है, और सुधारना होगा तो सुधारने का काम करते हैं हम लोग। तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर मुंबई और मेरा नाम राम नाइक, तो यहाँ के लोगों ने राम नायक लिख दिया। अब नायक और नाइक में कोई बहुत बड़ा अंतर वैसे भी नहीं होता है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम उत्तर बंबई लिख दिया। मैंने वो दोनों काटा, नायक का नाइक किया और बंबई का मुंबई करके भेज दिया। रवि रे उस समय पर लोकसभा के अध्यक्ष थे और रवि रे का भी एक भाषा, भारतीय भाषाओं के बारे में विशेष अभिमान की बात थी। तो मैंने कहा, रवि जी ये भारतीय संविधान का हिंदी भाषांतर है और अधिकृत भाषांतर है, और आप देख लीजिए उसमें जब लोग संविधान बना उस समय पर बॉम्बे प्रोविंस था, और वो बॉम्बे प्रोविंस का लोकसभा में हिंदी में जो भाषांतर किया है वह मुंबई राज्य बताया। उन्होंने मान लिया और फिर बंबई के बदले में मुंबई होना शुरू हो गया, फिर अंग्रेजी का भी परिवर्तन हो गया। तो छोटी छोटी बातों में ऐसा मुझे लाभ होता रहा। एक दिन केरल के एक सांसद ने सवाल पूछा था कि क्या यह बात सच है कि कुछ स्कूलों में राष्ट्रगीत जनगण मन गाया नहीं जाता। तो उसका मंत्री ने उत्तर दिया, 92 की बात है कि हाँ ये बात सही है। तो भी सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने दोबारा और एक परिपत्र भेजा है कि सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन होना चाहिए। इसका कारण क्या है? संभवतः उपेक्षा, उदासीनता यह कारण है, इसलिए ये गाया नहीं जाता। अब उस बात से लेकर मैंने आधे घंटे की चर्चा की, और आधे घंटे की चर्चा देने के बाद मैंने कहा कि अब लोकसभा की सारी प्रोसीडिंग्स टीवी पर आती है, यदि हम लोग जनगण मन और वंदे मातरम गाना शुरू करेंगे तो देश के सामने एक चित्र जाएगा और उसमें से देशवासी सीखेंगे। अब आधे घंटे की चर्चा मंजूर करना, उसको समर्थन देना, मुझे याद है कि आधे घंटे की चर्चा में मुश्किल से 10-12 सदस्य रहते हैं। लेकिन उस दिन मैंने आडवाणी जी को प्रार्थना की कि आडवाणी जी ये मेरी आधी घंटे की चर्चा मंजूर हुई है, आप भी आएंगे तो अच्छा होगा। काफी सदस्य आए और फिर उसमें से चर्चा के बाद शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, ये करना चाहिए। फिर संसद में वंदे मातरम और जनगण मन शुरू हुआ। ऐसी कई बातें सदस्य करता है और राजनीति के परे कई बातें होती है, तो मुझे उसका बड़ा लाभ हुआ। और इसलिए जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे रवि रे जी है,
उसके बाद में शिवराज पाटिल, फिर संगमा जी, फिर बाल योगी जी और अभी मनोहर जोशी जी, सबका सहयोग जो सुझाव दिए है उसको अनुसार चर्चा करने के लिए परमिशन देना, और सभी प्रधानमंत्री जिन्होंने भी, अब एमपी फंड की भी बात ऐसी है कि मैंने सुझाव दिया लेकिन सरकार ने मान लिया। अब सरकार ने मान लिया तो वह सब जगहों पर स्वीकृत हुआ। तो ऐसे में मुझे सबका सहयोग मिला, विपक्ष में था तब भी मिला, अब सत्ता पक्ष में हूं तब भी मिलता रहता है। और मेरे कामकाज का एक, मैंने जैसे गंगवार जी ने कहा कि मैं हर साल मतदाताओं को मेरा कार्यवृत्त प्रस्तुत करता हूं कि क्या अकाउंटेबिलिटी टू द वोटर्स। जयप्रकाश जी ने उस आंदोलन में जनतंत्र और भारतीय काम पद्धति के सुधारने के बारे में कई प्रस्ताव रखे थे, उसमें अकाउंटेबिलिटी टू द वोटर्स था। मैं उसका व्यवहार उपयोग करता आया, इसका बहुत मुझे लाभ हुआ। मित्रों, इसीलिए मैंने सोचा कि मुंबई जैसे शहर में से 25 वर्ष मुझे एक जनप्रतिनिधि का काम करने का मौका मिला, तो उसके कारण लोकसभा में जो भी अलग अलग समय पर भाषण हुए, मेरे मुंबई में जो राम नाईक अभिनंदन समिति बनी थी, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 25 साल मेरे पूरे हुए। तो उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार का पुस्तक प्रकाशित हो तो उपयोगी होगा पाठकों के लिए, और इसी भूमिका में यह पुस्तक बनाया है। जब आप पढ़ेंगे तो उसको आपको जानकारी मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाभ, और वह पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि और कुछ विशेष बातें करनी चाहिए, तो आपके यदि सुझाव होंगे तो सुझाव मुझे लाभदायक होंगे। आप जिस स्नेह से, प्यार से यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका फिर एक दफे धन्यवाद करते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय। धन्यवाद आदरणीय राम नाईक जी। पर आपने शायद संकोच बस ये नहीं बताया कि प्रारंभ के दिनों में आपने अखबार बेचने का भी काम किया और ट्यूशन पढ़ाने का भी काम किया। आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, इसकी हम कल्पना करते हैं। मैं उस पुस्तक का विमोचन करें आदरणीय श्री मनोहर जोशी जी। ये पुस्तक आयोजकों की ओर से आज सभी आगंतुक अतिथियों के लिए बाहर निकलने के बाद उपलब्ध है। हमारा आगे भी निवेदन है, यदि आप इसमें कोई सुझाव अगर देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगे। मैं वैसे तो राम नाईक जी के बारे में लोग इतना जानते हैं मुंबई में कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसी बात पता चले जो आप लोगों को ना हो पर सबको मालूम है। पहले कोई जमाना था टीवी हो जाए तो आदमी को लगता था कि अब तो बचना ही मुश्किल है, तो आधा तो वो दुनिया छोड़ ही चुका होता है। श्री राम नाईक जी इसकी प्रतिमूर्ति हैं। 1994 में जब उनको पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, तो उन्होंने ना तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, ना अपने कार्य से मुंह मोड़ा, ना अपने इलाज से मुंह मोड़ा, और जिस बीमारी का जिस संघर्षपूर्ण तरीके से इलाज कराया है कि आज उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे बीच में खड़े हैं। मैं निश्चित रूप से उनको नमन करना चाहूँगा। और इस बीमारी के तत्काल बाद उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया, उस पुस्तक का विमोचन आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने किया था। वास्तव में हम सबके लिए बहुत बड़े आनंद की बात है। मैं एक तथ्य और लाना चाहूँगा जो बड़े लोगों में होता है।
7 दिसंबर 1998 को आदरणीय श्री राम नाईक जी की माता जी का स्वर्गवास। लोकसभा चल रही थी और उस समय आप रेल राज्य मंत्री थे, पर रेल मंत्री जी के त्यागपत्र के कारण स्वतंत्र प्रभार के साथ आप काम कर रहे थे। 7 तारीख को स्वर्गवास हुआ। 8 तारीख की सुबह अंतिम संस्कार करके 11 बजे आप लोकसभा में मौजूद थे, क्योंकि लोकसभा में उनको रेल के प्रश्नों के उत्तर देंगे। वास्तव में ये एक अपने आप में ऐसा अनुभव है जो हम सबके दिल को छूता है और हम सबको ये भी एहसास कराता है कि हम लोग किस प्रकार से कार्य करें। मंत्री भावनाबेन चिखलिया जी, संतोष गंगवार जी, इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और स्नेही मित्रों, अभी अभी लोकसभा के अध्यक्ष जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया, लोकसभा में राम नायक। इस पुस्तक में राम नायक जी द्वारा दिए गए उन भाषणों का संकलन है जो उन्होंने संसद के फर्श पर खड़े होकर दिए। वास्तव में जब कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आता है तो भाषण करना उसकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अपने चुनाव क्षेत्र में भाषण, फिर दूसरों के चुनाव क्षेत्र में भाषण, सार्वजनिक मंचों से भाषण, राजनीतिक मंचों से भाषण, सामाजिक मंचों से भाषण, धार्मिक मंचों से भाषण, स्कूलों में भाषण, अस्पतालों में भाषण और कभी कभी तो शमशान भूमि में भी भाषण देना पड़ता है। लेकिन इन सब से अलग संसद में खड़ा होकर जब वो व्यक्ति भाषण देता है तो उसकी गरिमा भी अलग होती है और उस भाषण का महत्व भी अलग होता है। एक और फर्क है संसद में दिए भाषणों का। दूसरी जगह पर विषय दूसरों द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन संसद में व्यक्ति अपने भाषण का विषय भी बहुत बार स्वयं तय करता है। और इसीलिए जब ये पुस्तक आपके हाथ में जाएगी और आप इसे देखेंगे तो इसमें रामभाव के 25 विविध विषयों पर दिए गए भाषण संकलित किए गए हैं। अलग अलग विधा के तहत हैं वो। कहीं बजट की पूरक मांगों पर वो बोल रहे हैं जो सरकार के पक्ष से विषय रखा गया है। कई बार जैसे उन्होंने बताया आधे घंटे की चर्चा जो उन्होंने स्वयं विषय तय किया है। बहुत बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। बहुत बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसे हम अल्पकालिक चर्चा कहते हैं, उस पर बोल रहे हैं। विषयों की विविधता अपने आप में एक है, अलग अलग विषय उन्होंने चुने हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी किताब को देखें तो आपको लगेगा कि हर विषय में कहीं एक सूत्र, एक धागा बटता हुआ सामने दिखाई देता है, थिरकता हुआ एक साथ चलता हुआ दिखाई देता है। और वो रामभाव का प्रिय विषय है, राष्ट्र के प्रतीकों और राष्ट्र के नायकों को प्रतिष्ठा दिलाना, सम्मान दिलवाना। वो एक सूत्र है सब, चाहे वो मुंबा देवी की नगरी मुंबई को उनके नाम की प्रतिष्ठा दिलाने का मसला है, चाहे मुंबई के हवाई अड्डे को छत्रपति शिवाजी के नाम पर नामकरण देने का मसला है, चाहे वो म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का मसला है, और चाहे वो संसद में वंदे मातरम और जनगण मन को गवाने का मसला है। कुछ चीजें किसी के खाते में लिख दी जाती हैं। संसद में वंदे मातरम और राष्ट्रगान की प्रतिष्ठा दिलवाना सदा सदा के लिए रामभाव के खाते में लिख दिया। ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सूझा कि संसद की कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरू हो और राष्ट्रगीत से समाप्त हो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी का भी, जिन्होंने इस सुझाव को स्वीकार किया और आज हम सब गौरवान्वित होते हैं। लोग कहते हैं कि हमें पहले दिन जरूर पहुंचना, क्योंकि कार्यवाही से पहले जनगण मन की धुन बजेगी। आखिरी समय जरूर रहना है वहां, क्योंकि वंदे मातरम गाना, आज वंदे मातरम की धुन बजेगी। एक ऐसी शुरुआत उन्होंने करवाई है जिसका श्रेय हमेशा हमेशा के लिए उनके खाते में लिख दिया गया। इसके साथ साथ एक सांसद की सबसे बड़ी कमाई होती है उसकी विश्वसनीयता। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय प्रसंग हो सकता है। एक बार अखबार में छपी किसी बात को लेकर
उस समय के एक सांसद निर्मलकांत चटर्जी ने सवाल उठाया। बाला साहब ठाकरे के संदर्भ से कोई बात प्रेस में कही गई, इस बात का वो प्रश्न उठा रहे थे। पीठासीन थे शिवराज पाटिल। उन्होंने कहा कि मैं रामभाऊ को सुनना चाहूंगा, और रामभाऊ इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि जो रामभाऊ कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा, प्रेस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करूंगा। मित्रों, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहली बार उन्होंने कहा, निर्मलकांत चटर्जी ने सवाल उठाया, वासुदेव आचार्य जी ने कहा इट हैज कम इन द न्यूज़पेपर। राम नायक बोले, सर ही इज स्पीकिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस रिपोर्ट्स। मिस्टर स्पीकर, let us not depend on newspaper reports. Shri Ram Nayak is an honorable and a responsible member of parliament. I hope what he says would be correct. फिर राम नायक जी ने कहा, sir, is it that what I am saying is not going on record? Mr. Speaker, दोबारा कह रहे हैं शिवराज जी, what I said will go more on record. What I said was this: Shri Ram Nayak is an honorable and responsible member of this house. And when he says something, I believe it. I have said so. सारी चीजें एक तरफ और ये अकेले 4 शब्द जिंदगी के लिए एक तरफ। हम सब लोगों को बहुत सी चीजें प्रशंसा में मंच पर कही जाती हैं। जब संसद में खड़े होते हैं उसमें से आधी झूठी आधी सच्ची होती है। हम लोग जब खड़े होते हैं तो कहते हैं फला का बहुत सम्मान करते हैं और उसके बाद उसी पर प्रहार करते हैं। ये रोज होता है, देखने को मिलता है। लेकिन पीठासीन अधिकारी ये कहे क्या आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रहने दीजिए। जो राम नायक कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा, और वो कहते हैं कि ये बात रिकॉर्ड पर गई है रामभाऊ कि आप जो कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा। शायद इससे बड़ी कमाई कोई सांसद नहीं कर सकता। तीसरी बात जो भी संतोष भाई ने कही उनकी कैंसर की बीमारी के बारे में, मैं साक्षी हूं उस बीमारी की। मैंने स्वयं जाकर देखा था उन्हें, किस तरह उन्होंने उस बीमारी को झेला, किस तरह उससे विजय पाई। लेकिन एक प्रसंग शायद रामभाऊ भूल गए हों, मुझे याद है। संसद में एक नई कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन केटरिंग। रामभाऊ उसके चेयरमैन थे, मैं उसकी सदस्य थी। इसी बीच में खबर आई कि रामभाऊ को कैंसर हो गया और वो अस्पताल में हैं, बहुत दिनों तक संसद में आ नहीं सकेंगे। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी जगह मुझे उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। मित्रों, जिंदगी में पहली बार किसी पद के मिलने पर खुशी नहीं गमी का एहसास हुआ। मन इतना गमगीन हो गया कि मैंने सीधे एक कागज उठाया, उस पर 3 पंक्तियां लिख दी और रामभाऊ को पोस्ट की। रामभाऊ, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है एक पत्र के द्वारा कि मुझे उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मैं इस जिम्मेदारी को केवल आपकी अमानत की तरह संभालूंगी और ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी आएं और इस जिम्मेदारी को मुझसे वापस ले लें। वो पर्ची मैंने उसी समय डाक में डाली और रामभाऊ के पास वो पहुंच गई। उसके बाद मैं उन्हें मिलने के लिए गई और मैंने देखा एक कांच के डिब्बे में बंद वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, रामभाऊ कैसा महसूस कर रहा है? बोले, कुछ नहीं, कष्ट आया है, कट जाएगा। और वाकई वो कष्ट आया और कट गया। कैंसर हार गया, रामभाऊ जीत गए। और हमेशा करके हमारे लिए कैसा अनुकरणीय दृश्य उन्होंने उपस्थित कर दिया कि बीमारियां आती हैं, चली जाती हैं, व्यक्ति के मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक संघर्ष करने का मादा होना चाहिए, उनसे लड़ने का संकल्प होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी बाधा आएगी, बड़ी से बड़ी व्याधि आएगी, मगर हार कर चली जाएगी। पुरुष की अपनी जिजीविता और उसकी अपनी जीवन की इच्छा हमेशा उसे जिता करके रहेगी, विजयी बना करके रहेगी। एक ऐसे अपराजित रामभाऊ को और हम सबके सहयोगी सांसद रामभाऊ को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी। हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अग्रवाल जी। सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष,
सभागार में उपस्थित जी, डॉक्टर नजमा जी, मंत्रीगण, सांसदगण, पुस्तक का विमोचन साधारणतः एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, लेकिन यह पुस्तक विमोचन का कार्य इतना नहीं है जितना एक अपने सहयोगी को उन्होंने जीवन में जो जो कुछ किया है उसके लिए एक प्रकार का अभिनंदन करने का एक प्रसंग बन गया। मैं मनोज जी के इस लेख को देख रहा था, भूमिका के रूप में जो उन्होंने लिखा है, और उसका अंतिम जो 2-3 पैराग्राफ है वो एक प्रकार से सही है। सुषमा जी ने भी इस पुस्तक में संकलित जो राम नाईक जी के व्याख्यान हैं, भाषण हैं, उनके आधार पर और फिर अपने व्यक्तिगत उनके साथ जो संपर्क आया उसके आधार पर राम नाईक जी के बारे में हमको जानकारी दी। मनोज जोशी जी ने लिखा है कि मेरा मानना है कि इस पुस्तक में श्री राम नाईक के व्यक्तित्व का एक पहलू ही सामने आया है। सांसद, राजनेता और मंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां। मेरी आकांक्षा है कि भविष्य में मेरे आत्मीय अग्रज और संसदीय साथी श्री राम नाईक के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हो, तभी लोक संवेदनाओं के पैरोकार, लोकहितकारी जननायक श्री नाईक का संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने आ सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये आज का जिस प्रकार का ये समारोह है, और मैंने आज से कुछ महीने पहले बोरीवली के क्षेत्र में जाकर के एक समारोह में भाग लिया। वह कोई पुस्तक विमोचन का कार्य नहीं था, वह कार्य तो यह था कि राम नाईक जी ने सार्वजनिक जीवन में और जनप्रतिनिधि के रूप में अपने 25 वर्ष समाप्त किए। और संयोग ऐसा बना कि 6 अप्रैल को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थापना दिवस है, देश भर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके लिए हम गए थे। मुझे कहा गया आप मुंबई जाइए, और मुंबई में ये प्रसंग बना कि उस दिन राम नाईक जी के जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सभा थी, विराट सभा थी। जैसी सार्वजनिक सभा कभी चुनाव वगैरह के मौके पर होती है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से 3 बार विधायक के रूप में, फिर 5 बार सांसद के रूप में उस क्षेत्र की सेवा की, उसके कारण उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र की, मुझे कहा कि आप यहाँ आए, अच्छा होगा। मैंने कहा मेरे लिए तो ये मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं आकर के अपने एक इस प्रकार के सहयोगी का कितना सम्मान होता है और कितना उनके प्रति जिस जनता का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें कितना स्नेह है, यह देख करके इसलिए भी मुझे और आनंद होगा कि मैं मानता हूं कि आज देश में अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, डॉक्टर है, अध्यापक है, इंजीनियर है, अलग अलग जो कार्य समाज में लोग करते हैं, और एक सांसद है या विधायक है, राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है, तो सामान्य जनता के मन में छवि हमारी कोई अच्छी नहीं। सांसद की, विधायक की, जनप्रतिनिधि की अच्छी छवि नहीं। यह न्याय नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं कि क्योंकि लोकतंत्र है, समाज में जब भी कोई गिरावट आती है, पतन आता है, तो कोई वर्ग उससे अछूता नहीं रहता, सब वर्ग उस पतन से प्रभावित होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा यह लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से अगर स्पॉटलाइट है
वह उसमें सबसे ज्यादा दिखती है। यानी लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे याद है पहली बार हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और उस मुंबई के अधिवेशन में एक कवि सम्मेलन था। उस कवि सम्मेलन में एक हास्यरस कवि थे, उसकी कुछ पंक्तियां मैं कभी भूल नहीं पाता हूं कि उन्होंने कैसा व्यंग्य किया था कि जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं, ये मंत्री जो बन जाते हैं वो कैसे होते हैं। उसने कहा कि नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा। नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। नए नए मंत्री ने जब ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। यह कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। अर्थात कि कार चलाने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, ऐसा नहीं कि चल जाएगा ऐसे ही। जो बहुत मैं याद करता हूँ, बताता भी हूँ अपने प्रशिक्षण जो हमारे सांसदों के, कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, उनके प्रशिक्षण केंद्रों में जरूर कहता हूँ कि हमको भी सीखने की जरूरत है। और सही कहा कि हमारे संतोष जी ने कि राम भाव की विशेषता है कि वो सीखते रहते हैं, हम भी उनसे सीखते रहते हैं। मुझे याद आता है उन्होंने लिखा है अपने जो राम नायक ने खुद ने लिखा है कि मेरी उम्र 69 वर्ष हो गई। 69 वर्ष उन्होंने लिखा है। तो मुझे याद आया खास करके जब संतोष जी ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे ने एक निबंध लिखा अपने विनोबा के विचार में, जिसमें उन्होंने कहा कि बूढ़ा कौन है, और बूढ़ा कौन है उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं अब क्या करूंगा, अब क्या सीखूंगा। उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि उन्होंने कुरान पढ़ने के लिए इन द ओरिजिनल अरेबिक सीखना शुरू किया, अरबी पढ़नी शुरू की। तो किसी ने कहा कि इस उम्र में अब अरेबिक सीखोगे? तो कहा कि जब कोई व्यक्ति मन में यह सोचता है कि अब मैं ये नहीं सीख सकता, अब मेरी उम्र ये हो गई, तो उसका मतलब बुरा हो गया। जब तक वो नई चीज सीखने की तत्परता है या कुछ योग्य है तो वो ग्रहण करने की, तब तक वो बूढ़ा नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर ये हमारे रामभाव नायक और कैंसर के साथ संघर्ष करके भी इतनी विजय प्राप्त कर सके शानदार, तो उसका एक कारण है कि उनमें बुढ़ापा है ही नहीं। 72 वर्ष के हो, चाहे 75 वर्ष के हो, चाहे और आयु हो जाए, और हम सब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जिसके कारण मैं मानता हूं कि इन जैसे व्यक्तियों के कारण यह जो छवि बनी हुई है राजनेता की, यह जो अन्यायपूर्ण छवि है, और वह राम नायक को देख करके मानना पड़ेगा कि नई राजनीति के क्षेत्र में भी और जनप्रतिनिधियों में भी, सांसदों में भी, विधायकों में भी ऐसे लोग हैं कि जो केवल मात्र अपने वाणी के द्वारा नहीं, लेकिन अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और समाज के सम्मान के पात्र हैं। और ऐसे अपने साथी का आज हमने सम्मान किया है इस पुस्तक के विमोचन के निमित्त। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आनंद की बात है, और आपको सबको बहुत बहुत अभी आदरणीय अडवाणी जी कह रहे थे, और मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया। सारे राजनीतिक व्यक्ति अधिकांश अपने घर पर मिलते हैं और घर से ऑफिस चलाते हैं। हमने अपने बरेली से 3-4 साथी कार्यकर्ताओं की टीम मुंबई भेजी, और वहाँ पर वो कुछ देख कर आए। मुझको इम्प्रेशन दिया कि साहब अगर हम ऐसा कर लें तो बहुत लाभ रहेगा। हमने फिर एक अपने घर के बाहर कार्यालय बनाया, और वास्तव में मैं आभारी हूँ कि मेरे घर पर जितने लोग आते थे उससे 3 गुना लोग प्रतिदिन मेरे कार्यालय पर आना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि कार्यालय है कि मंत्री मिलता नहीं है, चिट्ठी लिख देते हैं, मिलने को बुलाते हैं तो नहीं मिलता है। राम नाईक जी के घर भी लिखा हुआ है, संसदीय जो सांसद के जो मंत्री के नाम मिले ना,
वास्तव में ये एक अनुकरणीय कार्य है, हमको सीखने और समझने का कार्य है। तो मैं अब आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मनोहर जोशी जी से कि वो आज के सफर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस समारोह के प्रमुख अतिथि भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी जी, सुषमा जी, गंगवार जी, भावना बेन, श्री राम नाईक जी, यहाँ उपस्थित जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छी पुस्तक का विमोचन करने का मौका मुझे मिला लोकसभा में राम नाईक। कभी भी जब ऐसी पुस्तक का लोकार्पण करने का मुझे कहा जाता है तो लोकार्पण करते समय मैं पहले पुस्तक का कवर पृष्ठ देखता हूं, क्योंकि पुस्तक कैसा है यह मालूम होने के लिए पहले तो पुस्तक हाथ में लेना चाहिए, और पुस्तक हाथ में लेने का तो उनका कवर पृष्ठ देखना चाहिए। इस पुस्तक का कवर पृष्ठ बहुत अच्छा है, क्योंकि कवर पृष्ठ पर राम नाईक जी है। पुस्तक का नाम है लोकसभा में राम नाईक, लेकिन राम नाईक इस कवर पृष्ठ में लोकसभा में नहीं है, लोकसभा के बाहर खड़े हैं। राम नाईक जी ने यह लोकसभा का चित्र छापने के लिए मेरी जब इजाजत मांगी तो मैंने तुरंत दी, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद लोकसभा में राम नाईक कहेंगे तो लोकसभा के अंदर मैं बैठा हूं ऐसा चित्र भी उसमें आ जाएगा। इस पुस्तक का शीर्षक बहुत अच्छा है। लोकसभा में राम नाईक यह पढ़ने के बाद मुझे मालूम है कि लोग तुरंत पुस्तक लेंगे, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है इसके बारे में जनता को बड़ी उत्सुकता होती है। अभी अभी जब 2 दिन लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव हुआ, किसी ने मुझे पूछा कि ये प्रस्ताव का फायदा किसको हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी को हुआ या विपक्ष को हुआ। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूं किसको फायदा हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी को या विपक्ष को, लेकिन मुझे फायदा हो गया, क्योंकि पूरे देश ने क्रिकेट की मैच देखते हैं वैसा अविश्वास प्रस्ताव देखा, और लोगों को लगा कि हर दिन ऐसा प्रस्ताव रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं विपक्ष को ये नहीं कह रहा हूं। तो ये पुस्तक का शीर्षक अच्छा है, कवर पृष्ठ अच्छा है, इसमें अंदर चित्र है, फोटोग्राफ से। जिन लोगों ने पुस्तक देखा है उन्होंने फोटोग्राफ भी देखे होंगे, बहुत अच्छे चित्र भी है। और खास करके मेरी आपको एक सिफारिश है, इस पुस्तक का चित्रों का पेज नंबर 62, 118 और 177 जरूर देखिए, वो सबसे अच्छे, क्योंकि तीनों पेज पर मेरा चित्र है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बाकी चित्र नहीं देखे तो चलिएगा, लेकिन ये चित्र जरूर देखना। और शायद ये चित्र नहीं होते तो मैं विमोचन के कार्यक्रम में आना भी असंभव था। अंतिम पृष्ठ का भीतर का जो हिस्सा है वह राम नाईक जी का एक चित्र है, वंदे मातरम गीत के साथ, और वो चित्र स्वयं सेवक राम नाईक जी का है। और राम नाईक जी को इस चित्र में उनका जो पोशाक है इसमें मैं कभी नहीं देखा था, आज देखने का मौका मिला। इस सबसे अच्छी बात यह है इस पुस्तक की कीमत। इस पुस्तक की कीमत
300 रुपए और पुस्तक के पृष्ठ है 200, तो 300 में 200। सच कहे तो एक पेज के लिए 1 रुपया होना चाहिए। मैं राम नाईक जी को बताने वाला था कम से कम आज कार्यक्रम के लिए जो लोग हैं उनको 200 रुपए में पुस्तक दो, लेकिन गंगवार जी ने कहा कि आज सबको फ्री पुस्तक है। ये यदि पहले अनाउंस करते तो मैं सोचता हूँ भीड़ ज्यादा हो जाती, लेकिन पुस्तक की यही बात है केवल अच्छी है ऐसा नहीं, पुस्तक की भूमिका सबसे अच्छी है। रामो किसने लिखी है भूमिका? मैं सोचता हूँ शायद मनोहर जोशी की भूमिका होगी। ये भूमिका भी मैंने पढ़ी, पुस्तक भी मैंने पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि राम नाईक जी के लोकसभा के जीवन का आदर्श दृश्य यहां मुझे दिखाई पड़ा। राम नाईक जी एक बहुत सर्वोत्तम ऐसे सांसद हैं। राम नाईक जी 3 बार महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आए और 5 बार लोकसभा में सांसद के नाते चुनकर आए। मैं जानता हूं कि बार बार चुनकर आना कितना कठिन होता है। लोग बार बार किसी सांसद को चुनकर देते हैं तो लोगों की यह जरूरत होती है कि ऐसा सांसद उन्हें चाहिए और इसीलिए बार बार चुनकर देते हैं। और खास करके मुंबई शहर में तो कठिन बात होती है, क्योंकि जिन लोगों को मुंबई की मालूमात है उन्हें यह भी मालूम है कि मुंबई में एसके पाटिल जैसे लोगों को भी बार बार चुनकर आना मुमकिन नहीं हुआ था, क्योंकि लोग बहुत देखकर कौन सा सांसद काम करेंगे यह देखकर ही सांसद को चुनकर देते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े नेता मुंबई में बार बार खड़े हुए और कभी न कभी पराजित हुए, लेकिन रामभू एक ही सांसद है जो कभी पराजित नहीं हुए, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और एक बात मैंने देखी कि रामभू, हम मुंबई में राम नाईक जी को रामभू कहते हैं, तो रामभू ऑलराउंडर क्रिकेटर जैसे हैं। जो ऑलराउंडर क्रिकेटर होता है उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, उनकी फील्डिंग अच्छी होती है, उनकी विकेट कीपिंग अच्छी होती है और वो अच्छे बैट्समैन भी होते हैं। जब ये पुस्तक पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि रामभू अच्छी बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग का काम तो विपक्ष का होता है और इसलिए जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, उस समय उनके खिलाफ प्रस्ताव नहीं था, उन्होंने खुद प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव पर रामभू ने भाषण किया और इतना अच्छा भाषण में पढ़ रहा था कि अविश्वास का प्रस्ताव था और अविश्वास पर ही भाषण था और रामभू उसमें भाषण में जोरदार भाषण किया और उस भाषण में कहते थे, शरद पवार जी उस समय विपक्ष में नहीं थे, उनके बारे में कहते थे, मुझे उस समय पर समझ नहीं आ रहा था कि शरदराव पवार, कौन से शरदराव पवार को मैं देख रहा हूं, वह शरदराव पवार असली थे या 2 दिन पहले यहां जो बोल रहे थे वे शरद पवार असली थे, ऐसा एक संदेह मेरे मन में आया। अभी भी यह संदेह कायम हुआ। रामभू जी ने यह बात यहां कही क्योंकि शरदराव पवार उस समय रक्षा मंत्री थे, शायद मंत्री कौन से मुझे मालूम नहीं बराबर, लेकिन यही भाषण उसने किया और इसीलिए वो आक्रामक होते थे, बॉलिंग करना जानते थे और इसीलिए मैंने कहा कि एक ऑलराउंडर क्रिकेटर जैसे भी थे। फील्डिंग भी अच्छी करते थे, फील्डिंग करने का काम खास करके तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में करते थे। रामभू इतने अच्छे काम करते थे क्योंकि उनके नाम में राम था। और दूसरा कारण के लिए शायद तालियां नहीं मिलेगी, दूसरा कारण वो महाराष्ट्र के थे, तो इसी 2 कारण कितना अच्छा काम लोकसभा में वो कर रहे थे। उन्होंने उनकी निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होने वाली पहली महिला स्पेशल ट्रेन शुरू की और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहली महिला ट्रेन
केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में पहली मेगा ट्रेन शुरू करने वाले हमारे राममोहन नाइक है। और इसलिए मैंने कहा कि उनकी फील्डिंग अच्छी थी। मुझे अनुभव नहीं था कि वो विकेट कीपिंग कैसी करते हैं। आप जानते हैं कि दुर्भाग्य से रामपुर पर आरोप आ गया, चर्चा हुई, पार्टी के लोगों को भी मदद करते हैं, उनको पेट्रोल पंप करते हैं, ऐसी चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तब अध्यक्ष मैं था और मैं देख रहा था कि रामो अभी क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। लेकिन रामो ने तो विकेट कीपिंग की, एक बॉल भी इधर का उधर जाने नहीं दिया। तो अच्छे विकेट कीपर भी आप हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि आप क्रिकेट में क्यों नहीं गए, अभी तक सचिन तेंदुलकर बन जाते। और पेट्रोलियम मंत्री के नाते उनका जो काम है, मैं सोचता हूं जनता वह काम भी कभी नहीं भूलेगी। जैसा कि रसोई गैस कनेक्शन देना, स्वच्छ ईंधन देना, शहीदों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और सीएनजी जैसा गैस इस शहर के लिए शुरू करना, एक अच्छे पेट्रोलियम मंत्री के नाते रामबो का नाम भी कायम रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। रामबो ने हर नियम का सदुपयोग किया। केवल शून्यकाल में ही बोलते थे ऐसी बात नहीं है। शून्यकाल में तो बात करते थे, मछुआरों के हितों की रक्षा का काम शून्यकाल में प्रश्न उठाकर रामबो ने किया। नियम 377 के आधार लेकर उन्होंने चर्चा उपस्थित की, प्राइवेट मेंबर बिल रखी और 101 नियम के अनुसार दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, इसी विषय पर भी रामबो ने भाषण किया। तो रामबो ने हर नियम का उपयोग किया, नियम के अनुसार काम किया। एक ही कमी मुझे लगी कि रामबो कभी भी वेल में नहीं आए। तो रामदास चौधरी जी बराबर है ना मेरी बात। तो मैं हर बार सोचता हूं कि लोकसभा में कैसा काम करना चाहिए, इसका आदर्श सभी के सामने किसने रखा होगा, वो हमारे राममोहन नाइक ने रखा। इसका मुझे अभिमान है। रामबो के ऐतिहासिक कार्यों के बारे में यहाँ बात हुई है और सचमुच मैं जानता हूं इतिहास को यह काम की नोंद लेनी पड़ेगी। एक काम बताया गया कि मुंबई का नाम मुंबई करने का बड़ा काम रामबो ने किया। हमारी परंपरा की रक्षा करना, हमारे देश का जो सच्चा नाम है मुंबई नाम, वह कायम रखना, ये काम किया। एयरपोर्ट का नाम में बदलाव लाकर छत्रपति शिवाजी का नाम मुंबई एयरपोर्ट को दिया। इसके लिए लोकसभा में प्रयास किए। सांसद कोष जिस पर बहुत चर्चा होती है, वो भी रामबो ने शुरू किया और संसद सत्र के समापन पर वंदे मातरम और शुरुआत में जन गण मन, यह भी एक ऐतिहासिक काम रामबो ने करके दिखाया। विक्रांत नाम की जो बोट IS विक्रांत, राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम रामबो ने अपने पत्रों के द्वारा शुरू किया और केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर का तैल चित्र लगाने का काम भी रामबो ने शुरू किया। लेकिन आपको यह शायद मालूम नहीं होगा कि यह सब काम पूरा करने का योगदान मेरा भी था। ये एयरपोर्ट का नाम बदलना, मुंबई शहर का नाम करना, मैं जब मुख्यमंत्री था तभी ये काम होगा। मैं जानता हूं कि आज मेरे पुस्तक का विमोचन नहीं है, लेकिन तो भी ये बताना जरूरी है क्योंकि आप पूरा श्रेय रामबो को देंगे तो मुझे चलेगा नहीं। रामबो का एक पुस्तक मैं सोचता हूं कि राजनेताओं और सांसदों के लिए प्रेरणादायक है। और एक बात आपको कहूंगा कि रामबो का काम लोकसभा में जितना है उससे भी अच्छा काम मुंबई की जनता में है और इसीलिए रामबो जनता के नेता है, ऐसे मैं आपको मानता हूं। जो बात का यहाँ उल्लेख हुआ वो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उस समय मैं भी मुंबई में था, मैं भी रामबो जी को मिला था। वो उनकी बीमारी के बारे में रामबो ने अच्छा संघर्ष किया और वो बीमारी से बाहर आ गए। मैं सोचता हूँ कि हर बात में उनका आदर्श रखने की जरूरत है। किसी को भी ऐसी बीमारी होती है वो रामबो की तरफ देखे और उन्होंने जैसा संघर्ष किया ऐसा संघर्ष
ऐसे बीमारी से करे तो मैं जानता हूँ कि उनकी बीमारी दूर हो सकती है। राममोहन जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहे। और जैसा कि यहाँ उप प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको जब 75 वर्ष हो जाएंगे तो अभिनंदन ग्रंथ निकालना चाहिए, उसमें राममोहन के हर गुण का वर्णन आ सकता है। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जो बोलना चाहिए थी वो भूल गए कि वो जो समारोह होगा उसमें फिर मुझे ही बुलाना। अध्यक्ष की बातें मैं जरूर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मनोहर जोशी जी। और वास्तव में मुझे लगता है कि